हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 22 मार्च 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एंशियंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा था और मेरा आपसे सवाल ये था कि जो आयुर्वेदा पद्धति है, इसके बारे में हमें कौन से वेद से पता लगता है? तो इसका सही आंसर है, इसके बारे में हमें अथर्ववेद से पता लगता है। मैंने आपको समझाने का तरीका भी इस तरीके से बताया था पहले कि आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि ए फॉर अथर्ववेद एंड ए फॉर आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदिक पद्धतियों के बारे में और मैजिक पद्धतियों के बारे में, इन सब के बारे में हमें अथर्ववेद से ही पता लगता है। बाकी जो ऋग्वेद है, इससे हमें मंत्रों के बारे में पता लगता है। सामवेद से हमें संगीत के बारे में पता लगता है, मतलब म्यूजिक के बारे में, और साथ में स्वयंवर के बारे में, जो कि उस टाइम पर वेडिंग की एक पद्धति हुआ करती थी। बाकी यजुर्वेद जो है, इससे हमें पोइट्रीज के बारे में पता लगता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है कि ये कौन सा वेद है जिसके दो कालखंड हैं, मतलब दो खंडों में जिसे बांटा गया है। एक कहलाता है शुक्ल पक्ष और दूसरा कहलाता है कृष्ण पक्ष। तो ये भी यजुर्वेद है। यजुर्वेद के अंदर ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का प्रावधान है। शुरुआती जो चार स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, ये हैं रॉक एम। पहले कोई स्टूडेंट है, इनकी आईडी है रॉक एम के नाम से। इसके अलावा एस के भारती हैं, इन्होंने सही आंसर दिया था। इसके अलावा है यरुण कश्यप, और चौथे ऐसे स्टूडेंट हैं, इनका नाम है सुधीर महतो। तो ये टॉप 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे पहले और सटीक आंसर दिया है। इनके अलावा भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर दिया हुआ है। और एक अनाउंसमेंट, जो 19 मार्च को क्लास होनी थी, जो कि यूट्यूब पर नहीं हो पाई थी शाम को 9 बजे, ये आज होगी। तो आज रात में 9 बजे अगर आप आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यूज कवर करना चाहते हैं, स्टेट एग्जाम्स, रेलवे, पीसीएस, सीडीएस और एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप 9 बजे प्रेजेंट रहिएगा। और जो पूरी क्लास होगी, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर क्लास के बाद आपको दे दी जाएगी। तो आज रात 9 बजे मिलना मत भूलिएगा यूट्यूब पर। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो यह नया एप्लीकेशन है, इसका नाम है सखी। क्या नाम है? सखी नाम का न्यू एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन इसलिए लॉन्च किया गया है कि गगनयान मिशन में जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे अंतरिक्ष में, वो आपस में इस एप्लीकेशन की मदद से एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। और साथ में ये जो एप्लीकेशन है, ये वियरेबल बैंड्स के साथ हमेशा उनकी जो हेल्थ है उसको चेकअप करता रहेगा, और साथ में हमारे स्पेस स्टेशंस को बताता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी ले पाएंगे, जैसे कि फ्लाइट के डायनेमिक्स वो जान पाएंगे, और एक दूसरे से मैसेजिंग भी कर पाएंगे, डेटा लॉगिंग भी कर पाएंगे। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जो जो जिस जिस टाइम पर उन्हें चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ें ये ऐप बताता रहेगा। तो ये जो ऐप है, ये उन्हें इंगेज रखने का काम भी करेगा, और साथ में उन्हें हेल्प आउट तो करेगा ही करेगा। और इसरो जो है, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में करी गई है? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर है बैंगलोर। और इस टाइम पे इसरो के चीफ कौन है? ये हैं सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर एस। ये कौन है जो कि ब्रिटेन के अंदर वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ब्लैक पर्सन लीडर बना है ब्रिटेन के अंदर। तो ये हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है वॉन गेटिंग। क्या नाम है? वॉन गेटिंग। एंड बाय द वे आपको बता दूं, आप जिसको ब्रिटेन बोलते हो ना, जैसे यूके आप जब लिखते हो, तो यूके का मतलब क्या है? ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन के अंदर कितने कंट्री आ जाते हैं? तो ब्रिटेन के अंदर 4 कंट्री आते हैं, या आप बोल सकते हो 4 कंट्री मिलाकर ब्रिटेन बनता है। पहला तो आपका स्कॉटलैंड हो गया, और दूसरा इसके अंदर वेल्स आ जाता है। तीसरा जो हो गया ये लंदन है, और चौथा जो है इसमें, ये है आयरलैंड। ओके। अब ये आप समझ लो कि इस टाइम पर ब्रिटेन के अंदर स्कॉटलैंड, वेल्स और लंदन, इन तीनों में नॉन वाइट पर्सन जो है, मतलब आप बोल सकते हो अश्वेत पर्सन जो है, वो ही इस टाइम पे लीडर हैं। तो ये आज की डेट में एक बहुत बड़ी बात है कि ब्रिटेन के 4 कंट्रीज में से 3 कंट्री में अश्वेतों की सरकार चल रही है, जिसमें से एक ऋषि सुनाक भी हैं, वो तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ही हैं, तो आपको पता ही है। और स्कॉटलैंड के इस टाइम पे जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं, इनका नाम है हमजा यूसुफ। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और वॉन गेटिंग जो है, ये आपके बिलोंग करते हैं जाम्बिया से। कहाँ से? जाम्बिया। ये कौन सी प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है
जिन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है और इसका नाम है अग्निबाण। तो अग्निबाण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, और इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। क्या नाम है? अग्निकुल कॉस्मोस। इनके द्वारा बनाया गया पहला ये रॉकेट है जिसका नाम है अग्निबाण। आने वाले समय पर ये पेलोड्स को ले जाने का काम भी करेगा। और अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना साल 2017 में करी गई थी। इसके सीईओ हैं श्रीनाथ रविचंद्रन। क्या नाम है? श्रीनाथ रविचंद्रन। और आपको पता है भारत में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट लॉन्च किया हो। तो दूसरा तो हो गया अग्निबाण, और पहला जिसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है? विक्रम एस। इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। बाय द वे ये जो दोनों कंपनियां हैं जिन्होंने अभी तक प्राइवेट रॉकेट बनाया हुआ है, ठीक है, प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी जिन्होंने रॉकेट बनाया है, ये दोनों तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। हाल ही में 2024 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के आधार पर यह कौन सा देश है जो कि पूरे दुनिया में हैप्पीएस्ट कंट्री एज डिक्लेयर किया गया है? मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल करी है। तो यह देश है फिनलैंड। फिनलैंड सभी मानकों पर खरा उतरा है। देखिए, कोई भी कंट्री हैप्पी है या नहीं है, उसके लिए इस रिपोर्ट के अंतर्गत कई सारे मानक बनाए गए हैं। इन सारे मानकों पर जब कोई कंट्री खरा उतरता है, उस आधार पर उसे रैंकिंग दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी देश के अंदर जीडीपी कैसा है पर कैपिटा, इसके अलावा सोशल सपोर्ट क्या है वहां पर, इक्वालिटी के बेसिस पर क्या है, महिलाओं को राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग जाति और धर्मों के लोग रहते हैं उनको राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, फ्रीडम कितनी मिल रही है, और इसके अलावा एजुकेशन क्या है, करप्शन का रेट क्या है देश भर में। ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको मिला जुला कर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो फिनलैंड रहा नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे रहा है इसमें डेनमार्क, और तीसरे नंबर पे रहा है आइसलैंड। क्या आप जानना चाहेंगे भारत की इसमें कौन सी रैंक रही? भारत की इस बार रैंक रही है 126वीं। और इसमें ये जो पूरा इंडेक्स है, इसमें लिस्ट किए गए हैं 143 देश, जिसमें भारत की 126वीं रैंक है। सबसे आखिरी रैंक किसको मिली है? अफगानिस्तान। ये कौन है जिनको इनकी सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया है? तो सस्टेनेबल एनर्जी के लिए बेहतर कार्य करने के लिए जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है सुल्तान अल जबेर। इनको सम्मानित किया गया है। सुल्तान अल जबेर यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर पावर कॉरपोरेशन के मिनिस्टर हैं, मतलब ये पॉलिटिशियन है वहां पर। तो हाल ही में इनको सम्मानित किया गया है जिस तरीके से इन्होंने यूएई के अंदर सस्टेनेबल एनर्जी को एक नया मुकाम दिया है। COP 28 के प्रेसिडेंट भी हैं सुल्तान अल जबेर। सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब यह है कि ग्रीन एनर्जीज के ऊपर हमें काम करना है, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, विंड एनर्जीज हो गई, ठीक है। फ्यूल्स हमें ऐसे यूज करने हैं जो कि पॉल्यूशन ना क्रिएट करें। ये सारे फैक्टर इसमें आ जाते हैं। और क्या आप बता सकते हो हाल ही में नृत्य कला निधि अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? नृत्य कला निधि अवार्ड, इनका नाम है नीना प्रसाद। नीना प्रसाद। परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था ये न्यूज़। विश्व वानिकी दिवस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, कौन से दिन मनाया जाता है? ये दिवस हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को। कल के दिन ये दिवस मनाया गया। इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि फॉरेस्ट जो है ये हमारी लाइफलाइन है, और वनों को हमें संरक्षित करके रखना है। उनके अंदर जो इकोसिस्टम है वो ऑब्वियस सी बात है अपने आप ही सेफ हो जाएगा, क्योंकि अगर वन है तो हम हैं। वन ही हमारी लाइफलाइन है। इस दिवस को पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2012 में लॉन्च किया था। इनमें से ये कौन सा संस्थान है जिसने अभी हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का जो सर्टिफिकेट है ये अचीव कर लिया है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। समझिए, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि किसी कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का टाइटल कब मिलता है। तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। मिनी रत्न कैटेगरी 1 और मिनी रत्न कैटेगरी 2, दोनों में अंतर क्या है? कोई ऐसी कंपनी, ठीक है, जो कि पिछले 3 सालों से प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, मतलब प्रॉफिट बना रही हो, घाटे में नहीं जा रही हो। पहली चीज तो ये है। तो ये दोनों में आ जाता है। दूसरी चीज, मिनी रत्न कैटेगरी में वो कंपनी आती है जो कि पिछले 3 सालों में मिनिमम 30 करोड़ रुपए एज अ प्रॉफिट अर्न कर चुकी हो। यहां पर रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है, नेट प्रॉफिट मिनिमम 30 करोड़ होना चाहिए, तब वो मिनी रत्न 1 कैटेगरी में आती है। और एक और खास बात, मिनी रत्न 2 कैटेगरी में कोई कंपनी तब होती है जब उसकी मार्केट वैल्यू, या आप बोल सकते हो नेट वर्थ जो है, ये 300 करोड़ हो।
लेकिन मिनी रत्न 1 की कैटेगरी में आने के लिए जो उसकी नेट वर्थ है ये 500 करोड़ होनी चाहिए। क्लियर हो गया? एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। मिनी रत्न 2 की कैटेगरी में प्रॉफिटेबल होना जरूरी है और मार्केट वैल्यू 300 करोड़ होना जरूरी है। मिनी रत्न 1 की कैटेगरी में प्रॉफिटेबल तो होना ही चाहिए, लेकिन मिनिमम 3 सालों में 30 करोड़ प्रॉफिट होना चाहिए और साथ में मार्केट वैल्यू 500 करोड़ की होनी चाहिए। बाय द वे, ग्रेट कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ये कौन है जिनको बिलियर्ड्स के हॉल ऑफ फेम में हाल ही में जगह दी गई है? तो द वन एंड ओनली पंकज आडवाणी। केवल भारत ही नहीं, पूरे दुनिया भर में स्टार है ये बिलियर्ड्स के। तो हाल ही में इन्हें बिलियर्ड्स के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं, किसी भी स्पोर्ट के अंदर हॉल ऑफ फेम में उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जो कि बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्रिकेट के अंदर हॉल ऑफ फेम में कुछ टाइम पहले सचिन तेंदुलकर को जगह मिली थी, अनिल कुंबले को भी जगह मिल चुकी है, राहुल द्रविड़ को भी मिल चुकी है। ठीक है। बट आप ऐसे समझ लीजिए कि सौरव गांगुली भी एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहे हैं, एम एस धोनी भी बहुत बेहतरीन प्लेयर रहे हैं। इवन इनको भी अभी तक जगह नहीं मिली है क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हॉल ऑफ फेम में आना कितना मुश्किल होता है। पंकज आडवाणी को यह टाइटल दिया गया है और पिछले साल ही इन्होंने भारत के सौरव कोठारी को हराकर अपना इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन टाइटल जीता था। भारतीय नौसेना ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ पैक्ट साइन किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर? तो इंडियन नेवी ने आईआईटी खड़गपुर के साथ पैक्ट साइन किया है और इस एमओयू का मेन उद्देश्य ये है कि भारतीय नौसेना और आईआईटी खड़गपुर दोनों रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ आइडियाज को साझा करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आईआईटी खड़गपुर इंडियन नेवी के लिए मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सारे इक्विपमेंट्स बना सके। तो आईआईटी खड़गपुर सीधे सीधे आप बोल सकते हो डायरेक्टली इंडियन नेवी की मदद करने को अब होंगे अग्रसर। और भारतीय नौसेना की स्थापना 1950 में करी गई है और इस टाइम पर एडमिरल कौन है? यह है आर हरि कुमार। और इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में फैसला लिया है कि ये रिजाइन कर देंगे? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है लियो वरदकर। क्या नाम है? लियो वरदकर। और आपको बता दूं, ये आयरलैंड के इतिहास में 2017 में प्रधानमंत्री बने थे। तो आयरलैंड की हिस्ट्री में पहले गे प्राइम मिनिस्टर थे ये। ओके। और इन्होंने हाल ही में अनाउंस कर दिया है जब तक कोई नेक्स्ट उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है, बस ये केवल तब तक ही पीएम की सीट संभाल रहे हैं, अदरवाइज ये रिजाइन करना चाहते हैं। और जैसे ही मिल जाता है कोई सक्सेसर ये तुरंत रिजाइन कर देंगे अपनी पोस्ट से। अब आप समझ लीजिए, अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था ना कि ब्रिटेन के अंदर 4 देशों में से 3 में अश्वेतों की सरकार है, मतलब काले लोगों की सरकार है। अब ये चौथा जो आयरलैंड बचा हुआ था, हो सकता है अब यहाँ पर भी कोई अश्वेत आ जाए, हो सकता है। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं डबलिन। क्या बोलते हैं? डबलिन। इटली की कैपिटल है रोम। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस एंड पोलैंड की कैपिटल है वर्सा। क्या बोलते हैं? वर्सा। ये मेरी बुक है स्टैटिक जीके की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है अमेजोन में। और अमेजोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये किताब आज ही आप अपने घर मंगा सकते हैं अमेजोन से ऑर्डर करके। इसमें मैंने स्टैटिक जीके के 81 टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, साथ में 1800 से ज्यादा टीसिस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर किए हुए हैं स्टैटिक जीके के। ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए जाके, भारत का कोई भी एग्जाम छोटे से लेकर बड़ा तक, हर एक जगह पर ये किताब आपके लिए परफेक्ट है। आप आसानी से यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई टॉपिक मैंने छोड़ा ही नहीं हुआ है। तो अमेजोन के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये कौन है जिनको नई ब्रह्मन मुंबई नगर निगम के आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है? मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो बीएमसी जिसको बोलते हैं ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ब्रह्मन मुंबई। तो इसके नए कमिश्नर के रूप में चुनाव आयोग ने किसको अपॉइंट किया है? तो ये है भूषण गगरानी। क्या नाम है? भूषण गगरानी। अब से ये बीएमसी के नए कमिश्नर होंगे और एक तरीके से आप बोल सकते हो चुनावों की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुंबई के अंदर आने वाला जो थाने हैं, थाने के भी नए कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है सौरभ राव। और थाने के अलावा भी एक जगह है, ये है आपका नवी मुंबई। ठीक है। इसके लिए कैलाश शिंदे को अपॉइंट किया गया है। और भूषण गगरानी जो है ये इकबाल सिंह चहल की जगह लेंगे इस बार। इलेक्शन कमीशन की स्थापना
1950 में करी गई थी 25 जनवरी के दिन। और चुनाव आयोग के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में प्रावधान है। इस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये है राजीव कुमार। इस पोर्टल का नाम क्या है जिसको नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है भाषा नेट। ठीक है। और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने ये जो पोर्टल लॉन्च किया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में जितने भी तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, आप हर एक भाषा में इंटरनेट की जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं इस पोर्टल में। और फैसिलिटीज को भारत सरकार के द्वारा जो दी जा रही हैं इंटरनेट के क्षेत्र में, उन सभी को अवेल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम भाषा नेट रखा गया है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप इसमें क्वेरी कर सकते हैं और अपने हिसाब से इस वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। और ये एक इवेंट के दौरान लॉन्च करी गई है। दिल्ली के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। इसकी थीम है इम्पेटस टूवर्ड्स यूनिवर्स एक्सपीरियंस। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं पंचायती राज सिस्टम के अंदर कितने प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करी गई हैं? पंचायती राज सिस्टम अगर आप जानते हैं, मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया भी हुआ है, तो आप ये भी बताइएगा मुझे कि कौन से आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है। आप मेरी बात समझ गए ना? मैंने आपसे ये पूछा कि पंचायती राज सिस्टम के अंदर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। 2024 का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। मेरा फाउंडेशन बैच GS GK का, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एंड एज वेल एज वन लाइनर का क्रैश कोर्स, ये सब कुछ एक ही बैच में आपको दिया हुआ है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 2 महीने के बाद CPO का एग्जाम है, उसके बाद MTS है, CHSL है। उन सब के लिए आप GS GK और रीजनिंग का स्पेशल बैच भी अवेल कर सकते हैं। उसमें 30% ऑफ चल रहा है, जिसे आप आज ही परचेज कर सकते हैं। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।